हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस सॉल्व पेपर का आज हम नेक्स्ट भाग देखने वाले हैं और ये 2014 से 2020 तक के लिए मैंने बनाया गया है। हस्तलिखित नोट्स हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इनको कवर किया है। जिस तरीके से जिस शब्द सीमा का यूज़ एग्ज़ाम में किया जाता है उसी के तहत ये तैयार किए गए हैं। लगभग 10 पार्ट इसके हो चुके हैं और आज हम ये 11वां भाग करने वाले हैं। और मैंने ये 2018 से स्टार्ट किया था, 2018, 19, 20, देन हम 2014, 15, 16, 17 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका मैंने हिस्ट्री पूरा करवा दिया है 2018 का, और ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो वो हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है उस समय 15 नंबर में आया था कि मध्य प्रदेश में जल संसाधनों की समस्या का वर्णन करो। मध्य प्रदेश में क्या जल संसाधन की समस्या है? तो जल संसाधन पानी के वे स्रोत होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं। पानी के उपयोगों में शामिल है कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन हेतु सभी मानवीय उपयोगों में ज़्यादातर में ताज़े जल की आवश्यकता होती है। तो जल संसाधन जो पानी के वे स्रोत होते हैं जो कि मानव के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, इनका उपयोग कृषि में, औद्योगिक क्षेत्रों में, घरेलू, लगभग सभी क्रियाओं में इनका उपयोग होता है। समस्या क्या है? सबसे पहली समस्या है मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में जो है अपर्याप्त वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग असमानताएँ भी पाई जाती हैं वर्षा को लेकर। अपर्याप्त वर्षा क्यों होती है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण और जल संसाधनों में जल भराव निरंतर कम होता है। और जो जल संसाधन होते हैं उनमें भराव लगातार कम होता जाता है। ये जिसके कारण पानी की समस्या उत्पन्न होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण कभी किसी वर्ष में बारिश ज़्यादा हो जाती है और किसी वर्ष में बारिश कम हो जाती है। तो उतना संसाधन और उतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है कि ज़्यादा अगर पानी गिरे तो हम उसका यूज़ कर पाएँ। तो यह एक अपर्याप्त वर्षा है। दूसरा है अतिदोहन। घरेलू, कृषि, औद्योगिक आवश्यकता के लिए अतिदोहन हो रहा है। समय से पहले नदियों व तालाबों का सूखना इसका मुख्य कारण है। आप जब ज़रूरत से ज़्यादा हम दोहन करेंगे, नलकूपों से पानी, भौम जल का, सतही जल का लगातार हम यूज़ करेंगे तो जल की क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। समय से पहले नदियों और तालाबों का सूख जाएंगे। अगला है जल प्रदूषण। तीव्र औद्योगिकीकरण, घर व उद्योग धंधों से निकलने वाले अपशिष्टों से जल प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण तीसरी समस्या है। तीव्र औद्योगिकीकरण, घर व उद्योग धंधों से निकलने वाले अपशिष्टों से जल प्रदूषित। निष्कर्षतः समय रहते अमूल्य जल संसाधन को संजोए रखना आवश्यक है। फ्रेंड्स, ये 6 नंबर का प्रश्न है, 15 नंबर का नहीं है, इसलिए इसको उतनी ही शब्द सीमा में लिखा गया है। मध्य प्रदेश में जल संसाधन की समस्या तो सबसे पहली हो जाएगी अपर्याप्त वर्षा, दूसरा हो जाएगा अतिदोहन, तीसरा हो जाएगा जल प्रदूषण। तीनों याद रखिएगा। सबसे पहला अपर्याप्त वर्षा हो रहा है, फिर अतिदोहन हो रहा है, फिर जल प्रदूषण। जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। उद्योगों के पास आसपास नदी नाले जो होते हैं उनमें जो अपशिष्ट बहा दिया जाता है उसके कारण जल प्रदूषण होता है। घर व उद्योगों धंधों से घरों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है उसके कारण भी जल प्रदूषित होता है। तो 3 कारण हैं जल प्रदूषण के: अपर्याप्त वर्षा, अतिदोहन और जल प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में शुष्क कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उनकी समस्याएं बताइए और उनके विकास के उपाय बताइए। शुष्क कृषि मतलब होता है जो सूखे क्षेत्रों में, जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर यह कृषि की जाती है। तो शुष्क कृषि क्या होती है? जहाँ पर औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या होती है शुष्क कृषि? जहाँ पर औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। फ्रेंड्स, एक बात और, ये जो जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ मेरा मेंस का सॉल्व पेपर है। अगर आप ये लेना चाहते हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 8 बुकलेट मिलती हैं। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आपको 12 बुकलेट मिलती हैं। ये पूरा 2014 से 2020 तक के पेपर हैं। फर्स्ट पेपर से लेके पेपर 4 तक, और 5th पेपर को आपका 2014 से 18 तक मिलेगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसकी सॉफ्ट कॉपी 799 की है, 799 की है, और इसकी हार्ड कॉपी जो है 2199 की है। सॉफ्ट कॉपी 799 की है और हार्ड कॉपी जो है आपकी 2199 की है।
तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। 12 बुकलेट आपके घर पहुंचेंगी। और आप चाहे 2019, चाहे 21, चाहे 22, चाहे आगे की मेंस की तैयारी कर रहे हो, सॉल्ड पेपर सबसे ज़्यादा नेसेसरी है आपके लिए। तो आपको सॉल्ड पेपर सबसे पहले हल करना है। मार्केट में सॉल्ड पेपर और मेरे सॉल्ड पेपर में बस यही अंतर है कि मेरे सॉल्ड पेपर हैंड रिटन है। हैंड रिटन से क्या होता है कि समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाता है, पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से पड़ता है। यही कारण है कि इसकी बुकलेट आपको ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि एक पेज पे एक आंसर लिखा हुआ है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये मेरे सॉल्ड पेपर से ही पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते तो मेंस का पैकेज भी ले सकते हैं। मेंस के पैकेज की आपको 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की रहती हैं, बाकी 22 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की रहती हैं। शुष्क कृषि क्या होता है? जहां औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वो शुष्क कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि किसे कहते हैं? जहां पर वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। कहां पर की जाती है शुष्क कृषि? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये जो पठार है, ये प्रायद्वीपीय पठार होता है। इसको प्रायद्वीपीय इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 ओर से नदियों से घिरा होता है। इस साइड पश्चिम की साइड जो होता है वो अरब सागर होता है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी होता है, और सबसे दक्षिण में हिंद महासागर होता है। 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। और यहाँ पर औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में यहाँ पे की जाती है, जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक के पठार, तेलंगाना, तटीय भाग को छोड़कर पूरा तमिलनाडु, ये सभी इस क्षेत्र में शुष्क कृषि के अंतर्गत आते हैं। विशेषताएं क्या होती है? उन इलाकों में होती है जहां वर्ष में 8 माह तक आर्द्रता की कमी होती है। मतलब ऐसे क्षेत्रों में जहां 8 माह तक पूरा सूखा रहता है, 8 माह तक आर्द्रता की कमी होती है। फसलों के लिए वर्ष भर वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। और क्या होता है? पूरी तरह से फसलों के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। किसानों की आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं होती है। क्या होता है? किसानों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं होती है। किसान स्वयं की आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पादन करते हैं। विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले 8 माह तक आर्द्रता की कमी होती है। फसलों के लिए वर्ष भर वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। किसानों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होती। किसान स्वयं की आवश्यकता पूर्ति के लिए उत्पादन करते हैं। मुख्य रूप से इसमें छोटे किसान रहते हैं। महत्व क्या होता है कि जैसे कि ये जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? दूसरी फसल को उगा सकते हैं, जैसे कि तिलहन कर सकते हैं, दाल उगाई जा सकती है, क्योंकि दालें और तिलहन जो फसलें होती हैं वो शुष्क क्षेत्रों में उग सकती है। तो 75% तिलहन का उत्पादन कर सकते हैं। महत्व 80% मक्का। क्या? 75% तिलहन, 80% मक्का, 95% ज्वार। शुष्क प्रदेश में 85% दाल उगाई जाती हैं। तो 85% दाल उगाई जाती हैं, 75% तिलहन उगाए जाते हैं। याद रखिएगा, 85% शुष्क क्षेत्रों में ही दालें उगाई जाती हैं और 75% तिलहन उगाए जाते हैं। 80% मक्का और 95% ज्वार शुष्क क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। समस्या क्या होती है शुष्क क्षेत्रों की? यहाँ पे वर्षा अनिश्चित, अनियमित और परिवर्तनशील होती है। अधिकांश क्षेत्रों में मृदा में ह्यूमस व अन्य पोषक तत्वों की कमी होती है। मृदा की में उर्वरता भी कम हो जाती है। कुछ इलाकों में मृदा उपजाऊ है, लेकिन सिंचाई व्यवस्था में कमी के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि करना कठिन हो जाता है। भू संरक्षण के कारण सिंचाई परियोजना का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। बदलती जलवायु परिस्थितियों में शुष्क कृषि में विकास की बड़ी संभावना है। इसका लाभ उठाने के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान की आवश्यकता है। सिंचाई की उच्च सुविधाओं, मृदा अपरदन पर नियंत्रण, खाद्य का नियंत्रित उपयोग और फसलों के विविधीकरण आदि के द्वारा शुष्क कृषि में उत्पादन में वृद्धि करना संभव हुआ है। शुष्क क्षेत्र के समुचित विकास के लिए अनेक कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जिसके अंतर्गत 4609 जल विभाजक क्षेत्रों को चुना गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3545 हेक्टेयर। कितना चुना गया है? 4609 जल विभाजक क्षेत्रों को चुना गया है, 4609, जिसका क्षेत्रफल है 3545 हेक्टेयर। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जल संभर विकास कार्यक्रम सभी विकास खंडों में चलाए जा रहे हैं। कौन से जल संभर विकास कार्यक्रम 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाए जा रहे हैं? शुष्क
भूमि कृषि के विविधीकरण के क्रम में बागवानी फसलों, विशेषकर फलों को उगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इनके लिए नियमित वर्षा की ज़रूरत नहीं होती। तो शुष्क कृषि में बागवानी फलों का उत्पादन करके भी आर्थिक लाभ ले सकते हैं। निष्कर्षतः देश दलहनों की पैदावार में पिछड़ा हुआ है, जिसे उचित तरीकों द्वारा समृद्ध किया जा सकता है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हम अपना शुष्क कृषि वाला आंसर लिख सकते हैं। शुष्क कृषि क्या है, क्षेत्र लिख लिए, थोड़ा सा हमने मैप बना लिया, उसकी विशेषताएं लिख ली, इसका क्या महत्व है। तो 75% तिलहन, 85% दालें, 80% मक्का, 95% ज्वार। इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, तो मृदा की उर्वरता समस्या आती है, भू संरक्षण आती है, मृदा में ह्यूमस की कमी आ जाती है, वर्षा अनिश्चित अनियमित हो जाती है। तो ये सभी कारण होते हैं। इसके अलावा इसका हम किस तरीके से उपभोग कर सकते हैं, सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आप प्रयास करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जैसे प्रयास क्या किया जा रहा है, जल संवर्धन कार्यक्रम किया जा रहा है, 4609 जल विभाजक क्षेत्रों को चुना गया है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो इस प्रकार के आप प्रयास लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र को समझाइए। तो कृषि विशिष्ट क्षेत्रों को विकसित करने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है। किसके लिए? कृषि विशिष्ट क्षेत्र को विकसित करने के लिए तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए। कृषि विशिष्ट क्षेत्र को विकसित करने व कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से 11 जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है। तो मध्य प्रदेश में 11 जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र, पहले मैं इसको मैप में आपको बता देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो है वो ग्रिड क्षेत्र है। ग्रिड क्षेत्र जो ऊपर चंबल का क्षेत्र आता है, जहाँ भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया आते हैं, वो ग्रिड क्षेत्र में आ जाता है। इसके अलावा ये दूसरा बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाएगा, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र आ जाएगा। तीसरा विंध्य पर्वत क्षेत्र आ जाएगा। चौथा कैमूर पठार तथा सतपुड़ा क्षेत्र आ जाएगा। फिर ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी मैदान है। छत्तीसगढ़ का दो उसमें रखा गया है, एक छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी मैदान और एक छत्तीसगढ़ का मैदान। फिर है निमाड़ का मैदान, मध्य नर्मदा घाटी, झाबुआ मैदान और मालवा का पठार। झाबुआ मैदान और मालवा का पठार, ये इस तरह से आप मैप वहाँ पे शो कर सकते हो। मैप आपको शो करना ही हो, ये बहुत सारे बार मेंस में आ चुका है और इस बार भी इसके आने की संभावना है। सबसे पहला है छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का एक पठारी क्षेत्र है, पठारी प्रक्षेत्र है, और एक छत्तीसगढ़ का मैदानी प्रक्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का जो मैदानी प्रक्षेत्र है उसमें बालाघाट आता है, और छत्तीसगढ़ के मैदान में धान प्रक्षेत्र, मतलब यहाँ पे धान सबसे ज़्यादा होता है। तो इस छत्तीसगढ़ का जो मैदानी प्रक्षेत्र है उसमें क्या आएगा, मेनली कौन सा जिला आएगा, उसमें बालाघाट आएगा, और ये धान प्रक्षेत्र है। यहाँ का तापमान 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है, और वर्षा 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर होती है। मिट्टी का प्रकार लाल और पीला होता है, और फसल आम, चीकू, जामुन, नींबू, केला होते हैं। तो सबसे पहला याद रखिएगा छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र। फिर हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ पठारी पठारी मैदानी क्षेत्र। पहला है छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र, तो कहाँ पर है, ये बालाघाट में है। क्या बोया जाता है यहाँ पे, धान, और तापमान यहाँ पे कितना रहता है, 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर होती है। मिट्टी का प्रकार लाल और पीला होता है। फसल आम, चीकू, जामुन और नींबू और केला होता है। दूसरा है छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी क्षेत्र। अभी पहले हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ का मैदानी बालाघाट वाला, और अब पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी क्षेत्र। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप रेगुलर इसके पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के नोट्स भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। इसी प्रकार से हस्तलिखित बहुत सरल तरीके से नोट्स को तैयार किया गया है। मेंस के नोट्स के साथ आपको 25 ग्रुप दिए जाते हैं, जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। सॉल्व पेपर के साथ आपको एक ग्रुप दिया जाता है, प्री के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप दिया जाता है, और एक पटवारी के नोट्स के साथ एक ग्रुप दिया जाता है। यहाँ पे आपकी तैयारी कराई जाती है। छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी पठारी क्षेत्र है वो उसमें आते हैं शहडोल, मंडला और उनके आसपास के क्षेत्र आते हैं। ये भी धान प्रक्षेत्र है। याद रखिएगा, चाहे छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी क्षेत्र हो, दोनों ही धान प्रक्षेत्र हैं। यहाँ भी लाल, काली, पीली मिट्टी पाई जाती है, और इसका तापमान जो है 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर होता है। लीची, कटहल, काफ़ी, हल्दी यहाँ पर पाए जाते हैं। लीची, कॉफ़ी, कटहल, हल्दी। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से 2.5 होता है। छत्तीसगढ़ मैदानी का 2.5 से 5 होता है। थोड़ा सा तापमान वहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र है, और ये थोड़ा पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पे तापमान थोड़ा सा कम हो जाता है, 0 से 2.5। और बाकी सभी विशेषताएं वही है। वहाँ पे फल जो होते थे आम, चीकू, जामुन, नींबू, केला है, और यहाँ पे लीची, कटहल, काफ़ी, हल्दी हैं। अगला है
अगला है कैमूर पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। अगला क्या है, कैमूर का पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। इसमें रीवा, सतना, पन्ना, कटनी आ जाएंगे। कैमूर के पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, इसमें रीवा, सतना, पन्ना, कटनी आ जाएगा कैमूर के पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में। और ये गेहूं धान प्रक्षेत्र होता है। कैमूर, पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र ये तीनों एक साथ है। कैमूर, पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र ये धान और गेहूं का प्रक्षेत्र कहलाता है। यहाँ भी तापमान 0 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है और वर्षा यहाँ पे होती है 1000 मिलीमीटर से 1400 मिलीमीटर। में जो मिट्टी होती है मध्यम काली और लाल मिश्रित मिट्टी होती है। मध्यम काली और लाल मिश्रित मिट्टी होती है काय में, कैमूर के पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में। आम, जामुन, नींबू, कटहल, आंवला यहाँ पे होता है। तो तीसरा याद रखिएगा, कैमूर, पठार और सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र क्या क्या आ जाता है यहाँ पे, रीवा, सतना, पन्ना, कटनी आ जाते हैं। गेहूं धान प्रक्षेत्र है। 0 डिग्री से मतलब 2.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान होता है और 1000 से 1400 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। ये चित्र मैं आपको बता चुकी हूँ और हमने ये 3 पढ़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पठारी मैदान और कैमूर पठार का सतपुड़ा क्षेत्र। अगला है विंध्य पठार प्रक्षेत्र। देखिए विंध्य पठार बिल्कुल कैमूर पठार के ऊपर ही आ जाएगा। ये विंध्य पठार क्षेत्र, ये वाला जो भाग होता है वो विंध्य पठार क्षेत्र आ जाता है। विंध्य पठार क्षेत्र में क्या क्या आ जाते हैं, विंध्य क्षेत्र में आ जाता है भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा। विंध्य पठार क्षेत्र में क्या आ जाता है, भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा आ जाता है। ये गेहूं प्रक्षेत्र कहलाता है। विंध्य पठार क्षेत्र क्या कहलाता है, ये गेहूं प्रक्षेत्र कहलाता है। और अभी मैंने आपको बताया सतपुड़ा और कैमूर का, तो सतपुड़ा और कैमूर क्या कहलाते हैं, गेहूं धान कहलाते हैं। और जो विंध्य पठार प्रक्षेत्र है वो गेहूं प्रक्षेत्र केवल कहलाता है। विंध्य पठार में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा आ जाते हैं। 1200 से 1400 मीटर यहाँ पे मिलीमीटर वर्षा होती है। मध्यम काली और गहरी काली यहाँ की मिट्टी होती है और खट्टे नींबू, अनार, आम, चीकू, धनिया यहाँ की प्रमुख फसलें होती हैं। अगला है मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र। मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र का जिला होता है नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, बुधनी। ये मध्य नर्मदा घाटी में आ जाएगा और इसका प्रक्षेत्र भी गेहूं होता है। विंध्य का भी गेहूं होता है और मध्य नर्मदा घाटी का भी गेहूं होता है। तापमान 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्षा यहाँ भी अच्छी खासी होती है, 1200 मिलीमीटर से 1600 मिलीमीटर। और मिट्टी मध्य नर्मदा घाटी में गहरी होती है। मिट्टी मध्य नर्मदा घाटी में कैसी होती है, गहरी काली होती है। अगला है ग्रिड प्रदेश। ग्रिड प्रदेश भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर इसमें आते हैं। ग्रिड प्रदेश को गेहूं ज्वार प्रक्षेत्र भी बोला जाता है। और ग्रिड प्रदेश का जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। 800 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। हल्की चिकनी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। 800 से 1000 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। हल्की चिकनी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर इसमें आते हैं और गेहूं ज्वार प्रक्षेत्र ये कहलाता है। अगला होता है बुंदेलखंड प्रक्षेत्र। बुंदेलखंड प्रक्षेत्र गेहूं ज्वार प्रक्षेत्र कहलाता है। और ग्रिड प्रदेश भी गेहूं, जो याद रखिएगा, ग्रिड प्रदेश और बुंदेलखंड, ग्रिड प्रदेश और बुंदेलखंड देखो आपस में जस्ट लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ग्रिड है और ये बुंदेलखंड है और ये दोनों ही कौन से कहलाते हैं, गेहूं ज्वार कहलाते हैं। बस यहाँ पे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है और वर्षा 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस होती है। और बुंदेलखंड में भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। वहाँ पर ग्रिड में वर्षा 800 से 1000 होती है और बुंदेलखंड में वर्षा 800 से 1400 मिलीमीटर होती है। मिश्रित लाल मध्यम काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। संतरा, मौसम्बी, खट्टे नींबू, आम, आंवला होते हैं। अगला है सतपुड़ा प्रक्षेत्र। सतपुड़ा प्रक्षेत्र बैतूल, छिंदवाड़ा आते हैं। गेहूं ज्वार प्रक्षेत्र ये कहलाता है। सतपुड़ा प्रक्षेत्र क्या कहलाता है, गेहूं ज्वार प्रक्षेत्र कहलाता है सतपुड़ा। 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसमें यहाँ का तापमान होता है। 1000 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है। चिकनी काली गहरी मिट्टी पाई जाती है। संतरा, कपास, नींबू, आम, चीकू यहाँ के प्रमुख फसलें होती हैं। अगला होता है मालवा का पठार क्षेत्र। मालवा में रतलाम, उज्जैन, झाबुआ आ जाता है। कपास ज्वार क्षेत्र ये कहलाता है। कपास ज्वार क्षेत्र एक मालवा भी कहलाता है और निमाड़ भी कहलाता है। कपास ज्वार क्षेत्र यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। 800 से 1200 मिलीमीटर वर्षा होती है और संतरा, मौसमी यहाँ की प्रमुख फसलें हैं।
अगला है निमाड़ का मैदानी क्षेत्र। निमाड़ का मैदानी क्षेत्र खंडवा, खरगोन, धार इसमें आते हैं। कपास ज्वार प्रक्षेत्र ये कहलाता है। 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का निमाड़ का मैदान का तापमान जो है छत्तीसगढ़ के मैदान से मिलता है, 2.5 से 5 डिग्री सेल्सियस। आम, केले, अंगूर यहाँ की प्रमुख फसलें हैं और मध्यम काली मिट्टी निमाड़ काली मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। और अगला होता है झाबुआ का मैदान, जो लास्ट में आता है। झाबुआ के मैदान में अलीराजपुर, झाबुआ जिले आते हैं और यहाँ का तापमान भी 0 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योग। तो मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से संपन्न है। मध्य प्रदेश में 96,130 किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। वन कितने पे हैं? 96,130 वर्ग किलोमीटर पर वन है और इनसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। वन आधारित उद्योग ये अभी आपका 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ है, उसमें भी आया था। तो और उस समय जिन्होंने मेरी उस समय के ही बने हुए नोट्स और जिन्होंने ये नोट्स लिए होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन वहीं पर आ गया था। कागज़ उद्योग 1948-49 में नेशनल न्यूज प्रिंट कागज़ उद्योग है सबसे पहले। तो जो वन आधारित उद्योग में कागज़ उद्योग सबसे पहले आता है। 1948-49 में नेपा नगर बुरहानपुर में स्थापना की गई थी। भोपाल, रतलाम, ग्वालियर में भी कागज़ बनाया जाता है और इंदौर में भी महीन कागज़ बनाए जाते हैं और वार्षिक क्षमता है 88,000 मीट्रिक टन। बीड़ी उद्योग तेंदुपत्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कई मजदूर परिवारों की जीविकोपार्जन का ये साधन है बीड़ी उद्योग। पुरुष, बूढ़े, महिलाएं, बच्चे सभी इसको करते हैं। मुख्य केंद्र बीड़ी उद्योग का जबलपुर का है। अगला है लकड़ी चीरने के का उद्योग। तो 113 कारखाने प्रदेश में लकड़ी चीरने के हैं। इमारती लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे पाए जाते हैं। इसके कारखाने जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में। इसका भी मुख्य केंद्र जबलपुर में है। तो वन आधारित उद्योग में पहला आ जाएगा कागज़ उद्योग, फिर आ जाएगा बीड़ी उद्योग, फिर आ जाएगा लकड़ी चीरने का उद्योग, फिर आ जाएगा कत्था उद्योग। शिवपुरी में खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी तथा बानमोर में है। अन्य उद्योग में कच्चे लाख से सीड लाख बनाने का कारखाना उमरिया में है। इटारसी में चिप बोर्ड और पार्टिकल बोर्ड, ग्वालियर में दिया सलाई बनाने का कारखाना। उपरोक्त विवरण बताते हैं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भूकंप से होने वाले जो विभिन्न कारण हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।